वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। रात 10 बजे प्रोफेसर जमशेद आया। उसके चेहरे से जाहिर होता था कि वो कोई उम्मीद अफजा मालूमात हासिल करके नहीं लाया। मैं और गुलखान ऊपर वाले कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गए। गुलखान ने उससे पूछा कि उसने क्या मालूमात हासिल की हैं। प्रोफेसर जमशेद सिगरेट सुलगा रहा था। कहने लगा, भारत का ये खुफिया एटमी रिएक्टर राजस्थान में राजगढ़ से आगे रामगढ़ के मगरिब में 2 सहराई टीलों के दरमियान जमीन के अंदर बनाया गया है। इसका रिकॉर्ड किसी सरकारी फाइल में एटमी रिएक्टर की हैसियत से नहीं है। सहराई टीलों के दरमियान एक जानिब छोटी सी 2 मंजिला इमारत बनी हुई है, जिसके बाहर मिनरल यानी मादनी रिसर्च सेंटर का बोर्ड लगाया गया है। जाहिर ये किया गया है कि यहाँ मादनियात के बारे में तहकीक का काम किया जाता है, लेकिन इस इमारत के नीचे एटमी रिएक्टर लगा हुआ है, जिसको रास्ता उसी ऑफिस के अंदरूनी अहाते के एक खुफिया कमरे से होकर जाता है। इस एटमी रिएक्टर में प्लूटोनियम का प्लांट लगाया गया है, जहां यूरेनियम और एटमी ईंधन तैयार करने पर भी काम शुरू हो चुका है। ये एटमी रिएक्टर जमीन के नीचे काफी वसी रकबे में फैला हुआ है और इंतहाई जदीद पैमाने पर तामीर किया गया है। ताज़ा हवा और पानी के निकास का पूरा इंतजाम है। जहां तक सिक्योरिटी का मामला है तो मेरी मालूमात के मुताबिक इस दफ्तर और खास तौर पर जेर जमीन एटमी रिएक्टर के अंदर वहां के कारकुनों के सिवा किसी दूसरे आदमी का दाखिला नामुमकिन है। वहां कोई 150-200 के करीब साइंसदान और टेक्नीशियन मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं और दिन रात काम हो रहा है। मैं और गुलखान खामोशी से प्रोफेसर की बातें सुन रहे थे। गुलखान कुछ खामोश सा हो गया, मगर मैं नाउमीद नहीं था। मैंने प्रोफेसर से पूछा, वहाँ काम करने वाले लोग कहाँ रहते हैं? प्रोफेसर ने बताया कि रामगढ़ से पहले राजगढ़ के बड़े कस्बे में उनके लिए पुख्ता घरों और 3-3 कमरों वाले कोठीनुमा क्वार्टर्स बनाए गए हैं। ये लोग वहाँ रहते हैं और इस नाम नेहाद मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाड़ियाँ उन्हें लेने आ जाती हैं। वहाँ किसी बड़े साइंसदान को भी अपनी कार रखने की इजाज़त नहीं है। इसकी वजह यही हो सकती है कि किसी को शक न पड़े कि ये ऊंचे ओहदे के लोग इतने छोटे से रिसर्च इंस्टीट्यूट में कैसे मुलाजिम हो गए हैं। प्रोफेसर जमशेद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वहाँ किसी को अपनी फैमिली लाने की भी इजाजत नहीं है। हफ्तेवार छुट्टी पर ये लोग बम्बई या दूसरे करीबी शहरों में अपनी फैमिली को मिलने जाते हैं। जो साइंसदान दूसरे बड़े शहरों यानी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से यहाँ आए हैं, वो महीने में एक बार अपने घर जाते हैं और उन्हें सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिलती है। जहाँ हर शय इंतहाई राजदारी में रखी जाती है। अगर मैं सरकारी साइंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम न कर रहा होता तो इतनी मालूमात भी हासिल करना नामुमकिन था। प्रोफेसर जमशेद चूंकि हमारा अपना आदमी था, इसलिए गुलखान ने उसे भी बता दिया कि नई दिल्ली पुलिस स्टेशन पर मेरी तस्वीर पहुंच चुकी है। प्रोफेसर जमशेद की मैंने ये आदत नोट की थी कि जब भी वो किसी बात पर सोचने लगता तो ऐनक उतार कर रुमाल से उसके शीशे साफ करता। उस वक्त भी वो ऐनक के शीशे साफ कर रहा था। फिर गुलखान से मुखातिब होकर बोला, इसका मतलब है कि हमारे दोस्त को फौरन अपना हुलिया तब्दील करना होगा। गुलखान ने कहा, ये काम अभी से शुरू हो गया है। मैंने कहा, मैं यही कर सकता हूँ कि सर के बाल बढ़ा लूँ, दाढ़ी मूछें रख लूँ, प्लास्टिक सर्जरी तो मैं करा नहीं सकता। प्रोफेसर जमशेद ने गहरी सोच में से उभरते हुए कहा, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई जा सकती है, मगर इसके लिए बड़ी राजदारी की जरूरत होगी और फिर बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन मद्रास में है, मगर इस पर काफी रकम खर्च होगी। हमारे पास इतने फंड नहीं हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसर। मैं अपना हुलिया इस तरह तब्दील करूंगा कि पुलिस भी मुझे पहचान नहीं सकेगी। मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि राजस्थान के एटमी रिएक्टर में किस तरह दाखिल हुआ जाए, और फिर सिर्फ दाखिल होना ही काफी नहीं, वहां रहकर माहौल का जायजा लेना होगा और ऐसी स्कीम तैयार करनी होगी कि एटमी रिएक्टर के प्लांट को धमाके से उड़ाया जा सके। हम तीनों खामोश हो गए। हर कोई अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ सोच रहा था। मैंने प्रोफेसर से पूछा, क्या कोई ऐसा जरिया पैदा नहीं हो सकता कि मैं एटमी रिएक्टर में मामूली क्लर्क या मजदूर की शक्ल में भर्ती हो जाऊं? प्रोफेसर ने नफी में सर हिलाया, फिर धीमे लहजे में बोला, वहां किसी मकामी आदमी को मुलाजिम नहीं रखा जाता। जितने भी क्लर्क या वर्कर्स हैं, उन्हें भी रेवाड़ी के शहर या दिल्ली से भर्ती करके वहां भेजा गया है। इनकी बाकायदा ब्रीफिंग हुई है और इनसे तहरीरी हल्फ लिया गया है कि वो बाहर अपने बीवी बच्चों से भी एटमी रिएक्टर की सरगर्मियों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी फैमिली वालों को भी यही बताया है कि वो रामगढ़ के मादनियाती रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, जहां राजस्थान की जमीन के अंदर मादनी ज़खायर की बाबत रिसर्च वर्क होता है। मैंने यूं ही प्रोफेसर से सवाल कर दिया, इस एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर जरूर कोई इसराइली होगा? प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल नहीं। इसका डायरेक्टर एक सिख साइंसदान है जिसने अमेरिका और स्वीडन के एटमी प्रोसेसिंग और न्यूक्लियर फिजिक्स की खास तौर पर तालीम हासिल की है। उसकी फैमिली भी दिल्ली में रहती है। वो अकेला राजगढ़ के रिहायशी क्वार्टर्स में एक निस्बतन बेहतर छोटी सी कोठी में अकेला रहता है। महीने में एक बार दिल्ली अपनी फैमिली के पास जाता है। वैसे उसके बारे में मेरे सुराग रसान ने एक बात जरूर बताई है
सरदार जी पीते पिलाते भी हैं और हफ्ते की रात को रेवाड़ी में किसी औरत के पास भी जाते हैं। वहां उसने यही बताया हुआ है कि रेवाड़ी में उसका छोटा भाई रहता है, जिसके पास ये वीकेंड गुजारने चला जाता है। मेरी खास कमांडो हिस्स बेदार हो गई। मैंने प्रोफेसर से पूछा, ये औरत कौन है? प्रोफेसर बोला, मेरे सुराग रसां का कहना है कि ये रेवाड़ी की कोई नीम तवाइफ हिंदू औरत है, इसका नाम दुर्गावती है। अचानक मेरे जहन में एक पूरी की पूरी स्कीम आ गई। मैंने प्रोफेसर से पूछा, आप मुझे रेवाड़ी में दुर्गावती के मकान का पता दे दें। गुल खान मेरी तरफ तकने लगा। तुम किस लिए पूछ रहे हो? मैंने उसे कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा कोई मंसूबा ऐसा नहीं होगा जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत न पड़े। प्रोफेसर ने कहा कि वो अपने आदमी से दुर्गावती का रेवाड़ी का एड्रेस मालूम करने की कोशिश करेगा। मैंने गुल खान से मुखातिब होकर कहा, गुल खान भाई, मैंने सर के बाल और दाढ़ी मूछें बढ़ाने का फैसला किया है, वो अब मेरे काम आएगा। उसने पूछा, वो किस तरह? मैंने कहा, मुझे सिख बनना होगा। मैं सिखों की तरह अपने बालों का जूड़ा बनाकर पगड़ी बांधूंगा और दाढ़ी भी सिखों जैसी बढ़ाऊंगा, मगर इसमें तो 2 महीने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे कमांडो मिशन का तकाजा है कि मैं जब तक पूरा सिख न बन जाऊं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। इसका एक फायदा ये भी होगा कि दिल्ली पुलिस मुझे पहचान नहीं सकेगी। लेकिन तुम सिख बनकर करोगे क्या? प्रोफेसर ने सवाल किया। मैंने उसे जवाब दिया, पहले मुझे सिख बन जाने दें, उसके बाद बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या मंसूबा है। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि कहीं 2 महीनों में एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर अर्जुन सोढ़ी यहाँ से तब्दील होकर तो नहीं चला जाएगा? प्रोफेसर जमशेद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। एटमी रिएक्टर के प्रोजेक्ट में किसी छोटे से छोटे मुलाजिम को भी तब्दील नहीं किया जा सकता। इनके साथ लॉन्ग टर्म के मुआहिदे हुए हैं और डायरेक्टर अर्जुन सिंह सोढ़ी तो प्लूटोनियम बम के धमाके और एटमी रॉकेट और मिसाइल तैयार करने तक वहीं रहेगा। ये बात तयशुदा है। मैंने मुतमईन होकर कहा, बस फिर ठीक है। इन लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि मेरी स्कीम क्या है, मगर मैंने यही कहा कि अपनी स्कीम सिखों वाला हुलिया बनाने और अपना एक नकली सिख नाम रखने के बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे अपने सर के और दाढ़ी के बालों के बड़े होने का इंतजार में कम से कम 1.5-2 माह तक वहां ठहरना था। इसके पेश नजर ये फैसला किया गया कि मुझे गुल खान के मकान से किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाए जहां मैं आसानी से आसपास चल फिर सकूं और कोई मुझे आसानी से देख न सके। ऐसी जगह दिल्ली शहर के शुमाल मगरिब में हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार के अकब में जो पुराना कब्रिस्तान है, वहां से चंद कदमों के फासले पर जंगली बेरियों के दरख्तों के नीचे एक पुरानी कब्र है। इस कब्र की 4 दीवारी के पास एक पुराना मकान था जहां गुल खान मुझे ले आया, जहां तुम पर किसी को शुबा नहीं पड़ेगा। तुम वैसे दिन के वक्त मजार शरीफ की तरफ मत जाना, क्योंकि ज्यादा लोग उस तरफ होते हैं। एक लड़का तुम्हें सुबह शाम खाना पहुंचा दिया करेगा। मेरा इंतजार न करना, मैं दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूंगा। अगर किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो कोशिश करना कि ख्वाजा साहब के मजार के बड़े गेट के पास पब्लिक टेलीफोन बूथ से मुझे इस नंबर पर खबर कर देना। गुल खान ने मुझे नंबर लिख दिया। ये एक शिकस्ता दीवारों और छत वाले अकेले कमरे का मकान था, जिसके आगे छोटा सा सहन और आगे दीवार थी जिस पर इमली के दरख्त झुके हुए थे। मैंने कमरे को झाड़ पोंछ कर साफ किया। चारपाई और बिस्तर पहले से पहुंचा दिया गया था। सर्दी खूब पड़ रही थी। दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था। मैं सुबह सुबह उठकर मकान के पीछे जो खेत थे और जहां मुगलिया जमाने की एक कब्र की 4 दीवारी थी, उस तरफ सैर के लिए निकल जाता। थोड़ी देर तक सैर करता, थोड़ी सी वर्जिश करता। एक 10-12 साल का लड़का साइकिल पर मेरे लिए 2 वक्त का खाना और थर्मस में चाय लेकर आ जाता। दिन का सारा वक्त मैं मकान के अंदर और मकान के सहन में धूप में बैठकर गुजारता। छोटा सा गुस्ल खाना मकान के अहाते के कोने में था। एक दिन छोड़कर गुलखान भी आ जाता और मेरे पास बैठा मुझसे बातें करता। उसने मुझे बताया कि नई दिल्ली पुलिस की जानिब से मेरी तलाश के सिलसिले में अभी तक कोई नुमायां कार्रवाई शुरू नहीं की गई। तुम्हारी तस्वीर नई दिल्ली के थाने में दूसरे मुजरिमों के साथ ही लगी हुई है। हम अगर वहां से तस्वीर निकाल भी लाएं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक तस्वीर गुम हो जाने के बाद वहां दूसरी तस्वीर लगा दी जाएगी। हफ्ते की शाम को प्रोफेसर जमशेद भी आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर के और दाढ़ी मूछों के बाल बढ़ गए थे। ये एक कुदरती अमल था। गुल खान ने 2-3 बार मुझसे ये बात मालूम करने की कोशिश की कि मैं सिख बनकर क्या करूंगा। मैंने हंसकर उसे टाल दिया। मैं वक्त आने से पहले उन्हें अपने मंसूबे और कमांडो एक्शन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। मुझे मालूम था कि वो मेरे मंसूबे पर जरूर हंसेंगे और इसे दूरअज़गार और नाकाबिले अमल बताएंगे। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, लेकिन मुझे मर्दों की नफ्सियात, खास तौर पर सिखों की नफ्सियात का गहरा तजुर्बा था। शायद इसलिए भी कि मैं सिखों के मुकद्दस शहर अमृतसर का रहने वाला था और बचपन से सिखों को देखता चला आया था। मुझे अपने मंसूबे की कामयाबी का 100% न सही 60% जरूर यकीन था और मेरे लिए 60% कामयाबी काफी थी। दिन को सर्दी की वजह से मैं थोड़ी बहुत धूप ताप लेता। रात के वक्त कमरे में आकर चारपाई पर बैठा अंधेरे में सिगरेट पीता।
मुझे रात के वक्त लालटेन या दिया जलाने से गुलखान ने मना कर रखा था। दिसंबर के आखिर और जनवरी के महीने के शुरू में बारिशें जरूर हुआ करती हैं। ये सर्दियों की बारिशें होती हैं और बड़ी ठंडी हवाएं लाती हैं। गुलखान ने मुझे एक नीले रंग का पुराना गर्म ओवरकोट दे दिया था कि अगर सर्दी ज्यादा हो तो मैं इसे पहन लूं। मुझे इस शिकस्ता मकान में आए 10-15 दिन हुए। मेरी दाढ़ी के और सर के बाल काफी बढ़ाए, मगर अभी सिखों वाली दाढ़ी नहीं बनी थी और सर के बालों का भी जूड़ा नहीं बन सकता था। एक दिन सुबह को ही आसमान पर बादल छाना शुरू हो गए, सर्द हवाएं चलने लगी, सर्दी में इजाफा हो गया। मैं कमरे में ही दरवाजा बंद करके चारपाई पर कंबल ओढ़े लेटा। गुलखान एक दिन पहले मुझसे मिलकर गया था। उसके आने की उम्मीद नहीं थी। साइकिल वाला लड़का टिफिन कैरियर में 2 वक्त का खाना और चाय वाली थर्मस देकर जा चुका था। मैं खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गया। सोकर उठा तो मुझे बाहर बादलों की गरज सुनाई दी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं समझ गया कि बाहर शाम हो गई है। मैंने उठकर खिड़की का एक पट खोला तो अंदर सर्द हवा का झोंका आया। मैं खिड़की में ही खड़ा रहा। बाहर सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का सुरमई धुंधलका बादलों की वजह से ज्यादा गहरा होने लगा था। मैंने हाथ उल्टा करके खिड़की से बाहर निकाला। अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। बादलों में थोड़ी थोड़ी देर के बाद हल्की कभी ज्यादा गरज सुनाई दे जाती। मेरा दिल कमरे की फजा से निकलकर बाहर सैर करने को मचलने लगा। ये जगह एक तो वैसे भी गैर आबाद इलाके में थी और दूसरे सर्दी और बादलों की वजह से दूर दूर तक कोई इंसान या परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने लंबा गर्म ओवरकोट पहना, कमरे को ताला लगाया और मकान के अकब में जो मैदान था उसके साथ दरगाह शरीफ की तरफ चलने लगा। सर्द हवा चल रही थी, खूब सर्दी पड़ने लगी, अंधेरा फैलता जा रहा था। मैंने वस्ती हिंद के तारीक जंगलों की रातों के अंधेरे देखे थे। ये तो शहर की शाम का अंधेरा था। इसमें मुझे हर शय साफ नजर आ रही थी। चलते चलते मैं उन बेरियों के दरख्तों के पास पहुंच गया जो किसी मुगलिया दौर के किसी कदीम कब्र की दीवार पर झुके हुए थे। जब मैं कब्र के अहाते की टूटी फूटी दीवार के करीब से गुजरा तो मेरे दिल में कब्र पर फातिहा पढ़ने का ख्याल आया। मैंने वहीं से अपना रुख अहाते के दरवाजे की तरफ कर लिया। दरवाजा दीवार से ज्यादा खस्ता हाल था, बस पुरानी ईंटों की चौखट ही रह गई थी। अंदर छोटा सा सहन था। सहन की पुरानी ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। दरमियान में एक घना दरख्त था। उस दरख्त के नीचे संगे मरमर की एक कब्र बनी हुई थी। कब्र पर कोई दिया नहीं जल रहा था। रात के बढ़ते फैलते अंधेरे में कब्र पर एक अफसुर्दा खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी सर्द आहें भरती महसूस होती थी। मैंने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और कब्र के करीब ही एक जगह बैठ गया। सोचने लगा, खुदा जाने ये किस शहजादे या शहजादी या किसी गुमनाम हस्ती की कब्र होगी जिसकी जिंदगी कैसे हंगामों से भरपूर गुजरी होगी। अब इसकी कब्र पर सिवाय वीरान और इबरत अंगेज खामोशी के और कुछ बाकी नहीं। मैं अपनी महदूद सोच के मुताबिक इंसान के बेसबात होने पर गौर करने लगा। इसमें कोई शक नहीं। मैंने सोचा कि अगर इंसान अपनी कब्र के तस्वुर को आंखों के सामने रखे या कभी कभी इसका तस्वुर ही कर लिया करे तो बहुत से गुनाहों से बच सकता है। बादलों में बिजली की चमक पैदा हुई। 2 सेकंड बाद बादल गरजे और आहिस्ता आहिस्ता गरज दूर होती गई। जहां सर्दी थी, ठंडी हवा चल रही थी। कब्र के अहाते की 4 दीवारी रात के अंधेरे में गुम हो रही थी। जिस तरह दीवार पर बेरी के दरख्त झुके हुए थे उस तरफ ज्यादा अंधेरा था। मुझे याद है बचपन में हम बेरी के दरख्तों से बड़ा डरा करते थे और गर्मियों की दोपहरों में इन दरख्तों के पास नहीं जाया करते थे। अगर जाते भी तो एक खौफ दिल में रहता था। हमने सुन रखा था कि बेरी के दरख्तों में चुड़ैलें रहती हैं जो बच्चों को पकड़कर उनके कलेजे निकाल कर खा जाती हैं। बड़े होकर खास तौर पर कमांडो बन जाने के बाद इस किस्म के डर खौफ से मेरा जहन पाक हो गया। अब तो ऐसे ऐसे खतरनाक जंगलों में ऐसे ऐसे घने दरख्तों पर आते गुजारी कि अगर आप इन दरख्तों को दिन में भी देख लें तो डर जाएं। मैं मुगलिया अहद की कब्र के पास शुरू रात के अंधेरे में इत्मीनान से बैठा था। मुझे बिल्कुल डर महसूस नहीं हो रहा था। मैं दिल में खुदा को याद कर रहा था। गर्म ओवरकोट में मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। बादलों में एक बार फिर बिजली चमकी और उसके बाद बादल गरजने लगे। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। मैं जहां था मेरे ऊपर दरख्त की घनी शाखें थीं। मैं देर तक वहां कब्र के पास बैठा रहा। अब बूंदाबांदी ज्यादा होने लगी थी। अंधेरा और भी गहरा हो गया था। रात आ गई थी। मैं उठकर अकेली कब्र के मकबरे से बाहर आ गया और मकान की तरफ चलने लगा। बाहर आकर महसूस हुआ कि बूंदाबांदी बाकायदा बारिश की शक्ल इख्तियार कर रही है। गुलखान अगले रोज शाम को आया तो काफी देर मेरे पास बैठा रहा। उसने मुझे बताया कि दिल्ली पुलिस को मेरी तलाश जरूर है, मगर मेरी तलाश में कोई बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू नहीं हुई। सिर्फ खुफिया एजेंसियों को खबरदार किया गया है और खुफिया पुलिस के आदमी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, सिनेमा घरों और बड़े बड़े रेस्तोरानों के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। उनके पास मेरी तस्वीर भी है। मैंने कहा, अब तो मैं यहाँ से सिख बनकर ही निकलूंगा। मेरा हुलिया ऐसा होगा कि पहली नजर में कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। फिर भी तुम्हें इन इलाकों से दूर रहना होगा जहाँ खुफिया पुलिस के आदमियों की ड्यूटी लगी हुई है। मैंने गुलखान को बताया कि सिख बनने के
के बाद मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ से दूसरे शहर जाना होगा। इसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। कहने लगा, आखिर तुम अपने मंसूबे को इतना छुपा क्यों रहे हो? हम तुम्हारे अपने आदमी हैं, हमें बताने में कोई हर्ज नहीं। मैंने हंसकर कहा, गुल खान, हर्ज की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अहद कर रखा है कि अपने प्रोजेक्ट का इंकशाफ सिर्फ उस वक्त करूंगा जब मैं अपने मिशन पर रवाना हूंगा। गुल खान थर्मस में से प्यालियों में चाय उंडेल रहा था। हंसकर बोला, खैर कोई बात नहीं, वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। हम खामोशी से चाय पीने लगे। बारिश दोपहर के बाद थम चुकी थी। गुल खान कहने लगा, तुम यहाँ से बाहर सैर वगैरह के लिए किस वक्त निकलते हो? मैंने उसे बताया कि सिर्फ मुंह अंधेरे करीबी खेतों में जाकर हल्की फुल्की वर्जिश कर लेता हूँ। वो बोला, फिर भी तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। रात के 10 बजे के करीब गुल खान चला गया। इसी तरह उस वीरान मकान में अकेले रहते जब 2 महीने गुजर गए तो मैंने महसूस किया कि अब कमांडो मिशन शुरू करने का वक्त आ गया है। शाम को गुल खान आया। मैंने बड़ी हुई छोटी दाढ़ी और सर के लंबे बालों को सर के ऊपर इकट्ठे करते हुए कहा, गुल भाई, मेरा ख्याल है मैं पूरा सिख बन गया हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? गुल खान ने मुझे गौर से देखा और कहा, मेरे हिसाब से तुम्हें अभी 2 हफ्ते और इंतजार करना चाहिए। मजीद 2 हफ्ते भी गुजर गए। उस रोज गुल खान अपना छोटा सा आईना भी लाया। मैंने आईने में इतने दिनों के बाद अपनी शक्ल देखी तो मुझे यूं लगा जैसे कोई नौजवान जोगी मुझे घूर रहा है। मेरी मूंछों के बाल मेरे होंठों के ऊपर गिर रहे थे। दाढ़ी बेतरीके से बढ़ चुकी थी, बाल भी झाड़ियों की तरह बढ़ गए थे। गुल खान बोला, अब तुम्हारा हुलिया बिल्कुल सिखों जैसा हो गया है, जरा सर पर जूड़ा तो बांधो। मैंने सिखों की तरह बालों को ऊपर करके जूड़ा बनाया और उसके गिर्द रुमाल बांध कर आईना देखा तो मैं काफी हद तक सिख लग रहा था। गुल खान से मैंने पूछा, मेरा ख्याल है जब मैंने सिखों वाली पगड़ी बांध ली और दाढ़ी को भी कानों की तरफ खींच लिया तो पुलिस मुझे नहीं पहचान सकेगी, क्या ख्याल है? गुल खान ने कहा, ख्याल तो यही है, लेकिन तुम्हें इसके बावजूद बेहद एहतियात से काम लेना पड़ेगा। CID वालों की नजरें बड़ी तेज होती हैं। मैंने गुल खान से कहा कि कल तुम मेरे लिए वो लिबास ले आना जो यहाँ दिल्ली में या इसके आसपास सिख आम लोग पहनते हैं। कोई खास लिबास नहीं होता सिखों का, बस ये लोग आम तौर पर तंग मोरी के पजामे पर खुले गिरबान का कुर्ता, वास्कट या गर्म कोट पहनते हैं। कमर में किरपान होती है और लवाजमात होते हैं जो सिख धर्म का हिस्सा है, मसलन कड़ा, किरपान, कच्छा, केस और कंघा। लेकिन दिल्ली में पढ़े लिखे सिख ज्यादातर अंग्रेजी सूट पहनते हैं। ये मैंने खास तौर पर देखा है कि सिख गर्मियों सर्दियों अंग्रेजी सूट बड़े शौक से पहनते हैं। गर्मियों में अगर कोट नहीं पहनते तो कमीज पतलून ही पहन लेते हैं। तुम फिक्र न करो, कल मैं ये सारी चीजें अपने साथ ले आऊंगा। मैंने उसे कहा, मुझे कुछ रुपयों की भी जरूरत होगी, मेरे पास थोड़े से पैसे बाकी रह गए थे, क्या तुम इसका बंदोबस्त कर सकोगे? गुल खान बोला, इसकी तुम कभी फिक्र न करना, जैसा कि ये बात तुम्हारे इल्म में होगी, हमने एक खुफिया फंड कायम कर रखा है। दिल्ली के मुसलमान अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते बल्कि उनकी खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें कितनी रकम की जरूरत है? मैंने पहले से हिसाब लगाया हुआ था। मैंने कहा, अभी मुझे 5000 की जरूरत है। गुल खान बोला, ठीक है, मैं ये रकम कल भी साथ ले आऊंगा। ये बताओ कि तुम्हें असलहा वगैरह तो नहीं चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मेरे कमांडो मिशन के पहले मरहले में मुझे किसी किस्म के असलहे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब मैं राजस्थान के ज़ेरे ज़मीन एटमी सेंटर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा, वहाँ मुझे असलहे की जरूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हें किसी जरिए से बता दूंगा या मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गुल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है अपना मंसूबा तुम अब कल ही बताओगे। मैंने कहा, इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।